नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम उस अनंत सत्य की यात्रा पर चलेंगे जो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने अनुभव किया था और आज आधुनिक विज्ञान भी उसी की खोज में लगा हुआ है। प्राचीन भारतीय ज्ञान कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक जीवंत, प्रयोगात्मक और अनुभव आधारित विज्ञान था जो बाहरी जगत के साथ साथ भीतरी जगत को भी समझता था। तो आज हम उस विषय पर चिंतन करेंगे जिस पर संपूर्ण विश्व पुनः ध्यान दे रहा है, और वह है प्राचीन ज्ञान और विज्ञान। अक्सर कहा जाता है कि विज्ञान आधुनिक युग की देन है, पर क्या यह पूर्ण सत्य है? क्या हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि केवल ध्यान और जप में लीन थे, या वे ब्रह्मांड के गहन रहस्यों के अन्वेषक भी थे? तो मित्रों, प्राचीन भारत में ज्ञान और विज्ञान एक ही धारा के दो तट थे। आइए हम देखें कि वेद, उपनिषद, योग और वेदांत कैसे क्वांटम फिजिक्स, न्यूरो साइंस और कॉन्शियसनेस स्टडीज से हाथ मिलाते हैं। तो इसके पहला सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, और वह है एकता का सिद्धांत। यहाँ प्राचीन और आधुनिक दोनों में समानता है। सबसे पहले सुनिए ऋग्वेद की वह महान ऋचा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य एक है, विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। अब आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताया गया है, यानी हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंटेंगलमेंट की खोज बताती है कि दो कण चाहे कितनी भी दूरी पर क्यों न हो, एक पर प्रभाव पड़ता है तो दूसरा भी प्रभावित होता है। यह वही वसुधैव कुटुंबकम है। पूरा विश्व एक परिवार है, एक चेतना है। वेदांत कहता है सर्वम खल विदम ब्रह्मा, अर्थात सब कुछ वास्तव में ब्रह्म है। यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। यह अद्वैत वेदांत का मूल संदेश है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, चाहे वह भौतिक हो या सूक्ष्म हो, वह सब ब्रह्म का ही रूप है। यह श्लोक हमें सभी प्राणियों और वस्तुओं में ब्रह्म के दर्शन का स्मरण कराता है। इसका अर्थ हुआ कि पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर के गर्भ में है। जैसे बीज में वृक्ष निहित होता है, वैसे ही ईश्वर के गर्भ में संपूर्ण जगत निहित है। फ्रिजोफ कैप्रा ने अपनी किताब द ताओ ऑफ फिजिक्स में लिखा है कि क्वांटम मैकेनिक्स और वेदांत एक ही वास्तविकता को अलग अलग भाषा में बयान करते हैं। तो चलिए अब हम चेतना और विज्ञान को समझते हैं। चेतना यानी विज्ञान की अंतिम सीमा और प्राचीन ज्ञान की शुरुआत। आज का न्यूरो साइंस चेतना यानी कॉन्शियसनेस को मस्तिष्क की उत्पत्ति मानता है, लेकिन अभी तक यह सिद्ध नहीं कर पाया कि मैं कौन हूं का अनुभव कैसे होता है। विज्ञान इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहता है, लेकिन उपनिषद हजारों वर्ष पहले कह चुके थे प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात चेतना ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि, वही तू है। योग सूत्र में पतंजलि जी कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। आज माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि गहन ध्यान से ब्रेन की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है और सेल्फ का अनुभव बदल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ऋषि ने अहंकार का विलय बताया था। तो चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं, और वह है ऊर्जा का संरक्षण और आत्मा की अमरता। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन, मतलब आत्मा न जन्म लेती है
और न मरती है, वह तो अविनाशी है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है, ऊर्जा न तो बनाई जा सकती और न नष्ट की जा सकती, ये केवल रूपांतरित होती है। आत्मा भी एक ऊर्जा है जिसका विनाश कभी नहीं होता। हमारा शरीर बदलता है, लेकिन चेतना का सार बरकरार रहता है। जैसे बल्ब बदलने से करंट नहीं बदलता। अब अगला पॉइंट है समय और ब्रह्मांड। पुराणों में ब्रह्मा का एक दिन 4.32 अरब वर्ष बताया गया है और आधुनिक विज्ञान में ब्रह्मांड की आयु भी लगभग इतनी ही बताई जाती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो विज्ञान आज बता रहा है, प्राचीन ज्ञान पहले ही बता दिया था। अब हम कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान पर विचार करते हैं। हजारों वर्ष पहले हमारे शास्त्रों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर विचार किया। ऋग वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि के प्रारंभ का अद्भुत वर्णन है। जब न आकाश था, न पृथ्वी थी, न मृत्यु, न अमरत्व। आज आधुनिक विज्ञान इसे ही बिग बैंग थ्योरी कहता है। उसका बीज चिंतन हमारे वेदों में मिलता है। अब अगला पॉइंट है गणित और शून्य यानी मैथमेटिक्स एंड जीरो। आज पूरी दुनिया शून्य का उपयोग करती है, परंतु शून्य का व्यवस्थित सिद्धांत किसने दिया? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने न केवल शून्य की अवधारणा को स्पष्ट किया, बल्कि पृथ्वी के घूमने और ग्रहों की गति का भी वर्णन किया। उनका ग्रंथ आर्यभट्टीय आज भी गणितीय प्रतिभा का उदाहरण है। अगला पॉइंट है खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। बाराहमिहिर ने ग्रह नक्षत्रों की गति, वर्षा चक्र और मौसम विज्ञान पर बहुत ही बड़ा शोध किया था। उनका ग्रंथ बृहद संहिता आज भी अद्भुत वैज्ञानिक दृष्टि का प्रमाण है। अब अगला पॉइंट है आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान। जब विश्व में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी प्रारंभ भी नहीं हुई थी, तब भारत में महर्षि सुश्रुत ने जटिल से जटिल सर्जरी की। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द सर्जरी कहा जाता है। उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक सर्जरी के उपकरणों का वर्णन है। यह केवल चिकित्सा नहीं, वैज्ञानिक प्रयोग धर्मिता यानी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी। प्राचीन विज्ञान की विशेषता थी कि विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं थे। प्रयोग और अनुभव दोनों का महत्व था। प्रकृति के साथ सामंजस्य था और विज्ञान का उद्देश्य केवल सुविधा नहीं, उत्थान था। तो मित्रों, आधुनिक विज्ञान पूछता है यह कैसे हुआ? प्राचीन विज्ञान पूछता है यह क्यों हुआ? आधुनिक विज्ञान पदार्थ को समझता है, परंतु प्राचीन ज्ञान चेतना को समझता है। और जब दोनों मिलते हैं तभी संपूर्ण सत्य प्रकट होता है। तो आज की आवश्यकता है, हमें अंध भक्ति नहीं चाहिए, हमें अंध आलोचना भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए तर्क, परीक्षण, अनुभव और विनम्रता। यदि हम अपने प्राचीन ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। मित्रों, विज्ञान बाहरी सत्य की खोज है, आध्यात्मिक ज्ञान भीतरी सत्य का अनुभव है। जब ये दोनों मिलते हैं तो मानव पूर्ण होता है। प्राचीन भारतीय ऋषि वैज्ञानिक भी थे और योगी भी। उन्होंने प्रयोगशाला के साथ साथ ध्यान की प्रयोगशाला भी बनाई। प्राचीन भारत केवल मंदिरों का देश नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं का भी देश था। आज जरूरत है संपूर्ण दृष्टि की,
जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक बने, विरोधी नहीं। जब आप अगली बार ध्यान करें या कोई वैज्ञानिक खोज पढ़ें तो याद रखिए आप उसी एक सत्य की दो खिड़कियों से झांक रहे हैं। आइए हम अपनी विरासत पर गर्व करें, परंतु उसे समझें भी। ज्ञान को पढ़ें, विज्ञान को परखें और जीवन में उतारें। यही प्राचीन ज्ञान की सच्ची साधना है। आज से केवल जानने की कोशिश न कीजिए, अनुभव प्राप्त करने की यात्रा भी आरंभ कीजिए। पुस्तक पढ़ना पर्याप्त नहीं, स्वयं को पढ़िए। यही ज्ञान से विज्ञान की यात्रा है, यही जीवन का सार है और यही मुक्ति का मार्ग है। यदि यह आत्मचिंतन आपको स्पर्श करे तो इसे अवश्य साझा करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए और विज्ञान वही है जो जिया जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का यह आत्मचिंतन यहीं पर समाप्त करता हूं। एक ऐसे ही व्यवहारिक आत्मचिंतन के साथ अगली बार मैं पुनः आपके पास आऊंगा। तब तक आप सबको मेरा प्रेम पूर्वक नमन। जय हिंद, जय भारत।